हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे SA 299 दैट इज़ जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर आज इस ऐसे में ऐसी क्या बात है? देखो, आज इस ऐसे में बस एक क्वेश्चन है पेपर में जो आपका बहुत बार लगा हुआ है। मतलब अगर मान लो चैप्टर नंबर 2 से अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर इस ऐसे में वो क्वेश्चन पूछता है तो एक ही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार लगा हुआ है, वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी तो सब आप रीड करना बस, ठीक है? इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस एक टॉपिक है जो बताऊंगा कि उसको तो लिख लिख कर लर्न करना। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऐसे जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज पे जो लिस्टेड होती हैं या फिर अनलिस्टेड है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है। देखो, जिस कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा करोड़ों में होता है, उसकी नंबर मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको क्या है, उनको ज़रूरत पड़ गई अपने यहाँ पर कि उनको है ना ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखने पड़ेंगे, ज़्यादा ऑडिटर रखने पड़ेंगे। एक ऑडिटर से उनका काम नहीं चलता। एक ऑडिटर रखेंगे तो भैया ऑडिट कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी पूरे साल में। जैसे कि एग्जांपल है रिलायंस। आपको क्या लगता है रिलायंस में एक ऑडिटर होगा? देखो, आज का तो नहीं पता, 2017 या 18 का मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। मैंने जो रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में बहुत डिटेल में पढ़ रहा था, तब हमारा नया नया होता है ना आर्टिकल्स, वो सॉरी कॉलेज का जोश था। तो तब मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने देखा था कि उसके 3 ऑडिटर थे। उन 3 ऑडिटर ने अपने नाम लिखे हुए थे, सब कुछ था। तो अब बात आती है कि ठीक है, 3 लोग ऑडिट कर रहे हैं तो क्या ऑडिट रिपोर्ट भी 3 3 आएंगी अब उस कंपनी की? तो यार ऐसा थोड़ी ना होगा। अब रिलायंस की आपको क्या लगता है 3 3 ऑडिटर रिपोर्ट होंगी? नहीं, ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही होगी। अब हमने 3 ऑडिटर अपॉइंट किए, एक ऑडिट रिपोर्ट होगी, तो तीनों काम कैसे करेंगे? वही तो ये ऐसे समझा रहा है। ये ऐसे आपको बता रहा है आपके जॉइंट ऑडिटर्स बोलते हैं उसे। जो ऑडिटर्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रिलायंस का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो रिलायंस ने ABC तीन तीन लोगों को हायर किया, ठीक है? CAA, CAB, CAC, इन तीनों की अपनी अपनी कंपनीज हैं। तो ये तीनों क्या हो गए आपस में? जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है? इसके बाद ये सारा का सारा देखो, रीड करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। व्हाट इज जॉइंट ऑडिट, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ एक बार, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पर है ना एक पॉइंट होगा, हाँ। However, it is not deal with the relationship between principal auditor who is appointed to be report on financial statement and its components। मतलब क्या कहना चाहता है, ये जॉइंट ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है ना, उस पर नहीं लगेगा जहां पर ब्रांच ऑडिट भी होती है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, हमने एक ऑडिटर को बुलाया, वो अलग अलग ब्रांचेज में, जैसे कि क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया में। मैंने यहाँ पर ब्रांच ऑडिट करवाई, यहाँ भी ब्रांच ऑडिट करवाई, यहाँ भी ब्रांच ऑडिट करवाई, इन 2 ब्रांचेस की एक ऑडिटर से ब्रांच ऑडिट करवाई। फिर हेड ऑफिस में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऑडिटर को ला रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ऑडिटर कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे नटराज एंड भेल को मैं ले आया। मैंने कहा नटराज एंड भेल आपको ऑडिट करनी है इस पूरी कंपनी की। तो यहाँ पर ब्रांच ऑडिटर अलग है, ये मेन ऑडिटर अलग है। दिस इज नॉट जॉइंट ऑडिटर्स। जॉइंट ऑडिटर्स का मतलब होता है मैंने अगर 3 ऑडिटर्स को बुलाया है तो इन तीनों में कैसे वर्क डिवाइड होगा, वो इस हेड ऑफिस और सारी ब्रांचेस के कैसे ऑडिट करेंगे, दैट इज डिफरेंट। एंड जो ये कॉम्पोनेंट ऑडिट होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो कंपोनेंट ऑडिट होती है, प्रिंसिपल ऑडिट और कंपोनेंट ऑडिट, वो जॉइंट ऑडिटर्स का पार्ट नहीं बनेंगे। आई होप आपको अच्छे से एग्जांपल समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ कि इस ऐसे में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑडिटर मतलब हमारे टू ले डाउन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट ऑडिट इन कंडक्टिंग द, हमारे ब्रॉड प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? यूनिफॉर्म अप्रोच हमें फॉलो करनी है प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट में। आइडेंटिफाई करना है डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ वर्क कवरेज देयर ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर। हम पहले से ही एरिया डिफाइन कर लेंगे कि भाई तू इन्वेंट्री देखेगा, तू एसेट्स देखेगा, तू लाइबिलिटीज देखेगा, ठीक है? पहले से डिसाइड कर लेंगे। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन विद ऑडिटर। वही मैंने आप बोला कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाओ ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। ये क्या कह रहा है, आपको क्या करना है? ऑडिट प्लानिंग करनी है, रिस्क असेसमेंट करना है, एलोकेशन ऑफ वर्क करना है। कुछ याद आ रहा है? पिछले ऐसे में भी थोड़ा बहुत तो बताया था मैंने। नहीं याद आ रहा, इंटर का नहीं याद आ रहा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ आ रहा है ऐसे याद है कुछ 300 आ रहा है यहाँ पर ऑडिट प्लानिंग का।
ये आपको इंटर में आपने पढ़ा होगा। ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग का यहाँ पर आ रहा है कि आपको जब ऑडिट प्लान करते हो तो आपको स्टैब्लिश करने पड़ते हैं, अपने ओवरऑल ऑडिट स्टैब्लिश करते हो, स्ट्रेटेजी सेट करते हो एसटीडी करने के लिए। एसटीडी क्या होता है, हमारे जो एरियाज, टाइमिंग और डायरेक्शन होती है ऑडिट की, डेवलप करते हो एक ओवरऑल ऑडिट प्लान। तब आप ऐसे 315 पे मूव कर जाते हो, फिर ऐसे 330 पे, तो ऐसे करके ये प्रोसेस चलते हैं। तो ऑडिट प्लान, रिस्क असेसमेंट और एलोकेशन ऑफ वर्क आपको कैसे करना है, ठीक है, आपको मतलब जॉइंट ऑडिट में वो भी करना ही पड़ेगा। देखो अगर सिंगल ऑडिट होती, जॉइंट ऑडिट होती, तो प्लानिंग तो फिर भी होगी, ठीक है, आप अपना एक स्ट्रैटेजी तो फिर भी बनाओगे ही। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट चलेंगे, आप इसको रीड कर लेना। पेपर में 4 से 5 नंबर का जो लगेगा ना, वो ये वाला पॉइंट लगेगा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, इसमें मार्क भी करवाऊंगा, इतना बड़ा नहीं लिखना आपको पेपर में। तो पहले तो आपको बताना है जो एंगेजमेंट पार्टनर एंड दोज की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिटर, मतलब ABC अगर 3 जॉइंट ऑडिटर है तो उनकी जो भी टीम ऑडिट करने आई हुई है, उनके की मेंबर्स जो भी होंगे, वो आप एक बार प्लानिंग करेंगे, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाएंगे टू सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। STD, स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन अपना सेट करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन अपना सेट करेंगे, तो ठीक है, तो और जॉइंटली ऑडिट परफॉर्म करेंगे। इसके बाद है कुछ पॉइंट्स, ये क्या रहा है, इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान ऑडिटर शेल। तो ऑडिटर को क्या क्या देखना है जॉइंट ऑडिट प्लान बनाते वक्त, उसको ये देखना है, इसको मार्क कर लो यहाँ से यहाँ तक, बस इसको पूरा नहीं लर्न करना। आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर। तो आपको एरियाज डिवाइड कर लेने हैं सबसे पहले अपने ऑडिट के, ठीक है, ये तो हमें पता है, अभी अभी बताया था मैंने। इसके बाद आपको क्या करना है, एसरटेन करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, आपकी ऑडिट की टाइमिंग क्या क्या रहेगी, आपको मतलब कैसे कैसे मतलब कम्युनिकेशन करना है, तो और रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स आप अपने अपने सेट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंसिडर एंड कम्युनिकेट अमॉन्ग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स द फैक्टर्स दैट देयर प्रोफेशनल जजमेंट, सिग्निफिकेंट डायरेक्शन एंड एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो ये भी आप पहले से ही डिस्कस करके रख लोगे, ठीक है, प्लानिंग में ही, कि आपके क्या प्रोफेशनल जजमेंट्स रहेंगे, क्या आपकी सिग्निफिकेंट डायरेक्शंस रहेंगी, ठीक है, आपकी ऑडिट टीम क्या क्या एफर्ट्स डालेगी, मतलब नॉर्मली सब कुछ प्लानिंग से रिलेटेड ही हो रहा है। इसके बाद है कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज where applicable, whether knowledge gained on other similar engagement performed earlier by the respective engagement partner of the entity is relevant, ठीक है। ascertain the nature, time and extent of the resources to perform by the engagement, ठीक है, मतलब नॉर्मल चीज़ ही थी कि अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देख लोगे, अपने क्या क्या एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे, क्या आपको मतलब आपको अगर कोई नॉलेज है सिमिलर एंगेजमेंट से। सिमिलर एंगेजमेंट का मतलब है जैसे कि मान लो मेरी ए वाली, अगर ABC 3 ऑडिटर को बुला रहा हूँ, ए वाली ने कहा कि ये जो इन्वेंट्रीज में इनकी चीज़ें चल रही है ना, तो ऐसे ही हम इन्वेंट्रीज और भी कंपनीज की देखते हैं, तो ये तो हम देख लेंगे, मतलब ये वाली सारी डिस्कशन कर लोगे। एक बार ये पेपर के लिए मार्क कर लेना, ये आ सकता है 4 से 5, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगेगा तो बहुत अटेम्प्ट बाद एक लगता है, लेकिन आपको पढ़ना तो देखो जरूरी है। इसके बाद आ जाओ, ओ ये आ गया टॉपिक। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स, ये जो बोल्ड लेटर्स में मार्क्ड है ना, देखो है तो नहीं इंपॉर्टेंट, तो इसको एक बार पढ़ के देखना है तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसके बाद आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर। इसमें आप 50 करोड़ सितारे लगा दीजिए, मतलब 4-5 जितने आपको सितारे लगाने हैं यहाँ पर लगा दिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जॉइंट ऑडिटर की होंगी, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सोच भी नहीं सकते कि ICI तरह तरह से क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, मतलब आपको क्वेश्चंस की सच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। एक बार है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ कोई पास्ट ईयर का कुछ मेरे पास पढ़ा हो, मतलब तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिस्टेड एंटिटी में मान लो ABC को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, तो वो किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आ गया। यहाँ पर एक है ना, पहला जो पॉइंट है ना वो है, अगर कोई काम डिवाइड नहीं हुआ तो सारे जॉइंट ऑडिटर उसके लिए लायबल होंगे, इतना याद रखो। तो इस पे केस स्टडी पूछ लेगा कि कोई काम था जो डिवाइड नहीं हो पाया था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो A और B को अपॉइंट किया एक जॉइंट ऑडिट में, उसमें B ने एक इन्वेंट्री के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर्स का पॉइंट लिखना है आपको।
इसके अलावा पता नहीं कितने न्यूमरस ऑफ क्वेश्चन आईसीए ने पूछे हैं। आईसीए पता है क्या करता है, जब कहते हैं ना कि नए नए क्वेश्चन पूछता है, तो वो नए नए क्वेश्चन केस स्टडी के पूछता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखो नया कभी होता ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछेगा, आप आंसर लिख दोगे। जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो हमेशा नया आता है, तो इस पॉइंट में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो केस स्टडी पूछेगा और आपको पता लगाना पड़ेगा। देखो अब जो मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, अगर वो आपने ध्यान से पढ़ लिए तो आप 2 मिनट में पता लगा लोगे कि आपको यही आंसर लिखना है। तो पहले आ जाओ, कहाँ से पढ़ाऊँ, ये पहला, ये इंपॉर्टेंट नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर अनलेस देयर इज स्पेसिफिक पैटर्न, ये मत मार्क करना भी। यहाँ से आ जाओ, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर्स, ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मतलब जो काम आपको दिया गया है आप उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगे, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद क्या होगा, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सारे के सारे ही रिस्पॉन्सिबल होगे। ऑल जॉइंट ऑडिटर शेल जॉइंटली एंड सिवियरली रिस्पॉन्सिबल। देखो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, उसमें क्या कह रहा था लास्ट पेज में, कि आपको जो काम मिला है आप उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। अब यहाँ कह रहा है कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहला क्या, अगर आपने अपने बीच कोई काम डिवाइड ही नहीं किया, आप पहले बैठ के मीटिंग कर रहे थे, आपने उसमें सारी चीज़ें बांट ली, आपने डेटर्स को बांटा ही नहीं कि डेटर कौन चेक करेगा। अब लास्ट तक डेटर कोई चेक ही नहीं किया कर पाया, और बाद में डेटर्स में कोई मिसस्टेटमेंट निकल आई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी उठाएगा? सारे ऑडिटर, तीनों ऑडिटर फंसेंगे। अरे आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि कौन इसको चेक करेगा, तो इसमें कंपनी की क्या गलती? ये तो आपकी गलती है ना, तो इसमें सारे जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, decision taken by all joint auditor under audit planning in respect of common audit areas concerning the NTE of the audit procedure to be performed by each joint auditor। क्या कह रहा है ये, जो भी डिसीजन लिया गया है आपका प्लानिंग के वक्त जो भी डिसीजन लिया गया है जिसमें आपने बोला कि ये तो कॉमन ऑडिट एरियाज रहेंगे हमारे बीच और इसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड इस तरह होगा, उसमें सभी लोग ही होंगे। देखो कॉमन ऑडिट एरियाज है तो ऑब्वियसली फिर तो सभी जिम्मेदारी लेंगे उसकी। थर्ड है, matters which are brought to the notice of joint auditor are one of them and which there is agreement among the joint auditor। ऐसा कोई मैटर है जो सबके बीच ही डिवाइड हो गया, जैसे सबके बीच ही लाया गया, मैनेजमेंट ने बोला ये वाला मैटर है, ये सबके सामने लाया गया, तो सभी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट्स। मतलब देखो क्या होता है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो रेलिवेंट स्टैट्यू जो आपका लॉ एप्लीकेबल होता है ना, उसके लिए तो आप सभी जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं है कि कारों में कोई गलती कर दी, अब मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी सी ने ली थी, ठीक है, सी ने बना दिया, उसने कारों की एक रिक्वायरमेंट लिखी नहीं है, तो क्या इसके लिए बस सी ही जिम्मेदार होगा कि सी को काम दिया था भैया ये रिपोर्टिंग करने का, तो रिपोर्टिंग में गलती हो गई? नहीं, इसमें ए और बी भी होंगे। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूट की नॉलेज तो तीनों को होनी चाहिए। क्या तीनों के जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ नहीं रहे थे, क्या तीनों पढ़ रहे थे ना? तो तीनों की इसमें लायबिलिटी है कि भैया जो स्टैट्यूज हैं, मतलब आपके जो लॉ हैं वो मतलब वो प्रॉपर्ली फॉलो होना चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या कह रहा है ये, आपको जो डिस्क्लोजर है वो आप FRF के अकॉर्डिंग कर देना चाहिए, ठीक है, ये भी जिम्मेदारी सबकी है। ऐसा नहीं है कि भैया रिपोर्टिंग की अगर रिक्वायरमेंट सी की है तो उसने अगर गलत फॉर्मेट बना दिया तो भैया तीनों ही लायबल होंगे इसके लिए, बस सी अकेला लायबल नहीं होगा। देखो सी को हमने काम दिया है, मैं केस ले रहा हूं, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। ABC अगर 3 ऑडिटर है, सी को मैंने बोला तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, अगर उसके फॉर्म में उसके फॉर्मेट में कुछ भी मिस्टेक हुई तो ऑडिट रिपोर्ट तो तीनों लोग पढ़ते हैं, तो तीनों लोग ही इसके लिए सीवियरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट की जिम्मेदारी तो तीनों की है। भैया सी को तो आपने काम दिया है ऑडिट रिपोर्ट बनाने का, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि अगर कोई फॉर्मेट में गलती हो गई तो आप उसी का ही गला पकड़ोगे। आपस में एक दूसरे में अपना गला पकड़ लेना। ए और बी बोल सकता है सी को कि भाई तूने क्यों नहीं डाला, लेकिन जब मैनेजमेंट के रोल पे, प्रोफेशनल एथिक्स के रोल पे जब गला पकड़ा जाएगा वो तीनों का पकड़ा जाएगा कि भैया तुम तीन कर क्या रहे थे। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप।
इंश्योरिंग दैट ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ, तुम्हें मतलब जो प्रोनाउंसमेंट्स दी हुई हैं, एसेज दिए हुए हैं, उनका भी पूरा कंप्लाई करते हुए चलना है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एसेज का कंप्लाई करना है, ठीक है। एफआरएफ के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना है। इसके अलावा आपको लॉ की रिक्वायरमेंट्स देखनी है। आपके बीच अगर कोई काम, आप ऐसा कोई मैटर आप तीनों के सामने लाया गया तो वो आपको देखना है। कोई प्लानिंग के वक्त अगर आपने कोई कॉमन एरिया डिसाइड किए वो आपको देखना है। कोई काम आपने डिवाइड नहीं किया तो वो आप तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बस इतनी सी चीज़ है। आई होप ये पॉइंट्स आपको लर्न हो गए होंगे, इतने ईजी थे ये, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद ये पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आ जाते हैं ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में। क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो आंसर इज़ हाँ। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मैं पढ़ा देता हूँ इसको, मैं पढ़ा देता हूँ ये केस स्टडी में लग सकता है ये, तो नो डाउट हाँ ये पढ़ना चाहिए। मैं अभी पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मैं अपने नोट से मार्क कर रहा था इसमें, क्योंकि ये है ना बहुत बड़ा बड़ा देते हैं, बट आपको केस स्टडी के लिए पता होना चाहिए। जो जो मैं मार्क करवाऊंगा वो ध्यान से पढ़ना। द जॉइंट ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। देखो अब जॉइंट ऑडिट आपने कर ली, बट रिपोर्ट तो आप एक ही देख के आओगे। लेकिन हाउ एवर, ये इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए। क्या कह रहा है? जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट। अगर मान लो मैंने अपने केस में क्या लिया था, ABC 3 जॉइंट ऑडिटर्स लिए थे। मान लो बी मुंह कर जाता है, बी कहता है कि भैया मेरे हिसाब से ओपिनियन मॉडिफाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मामला था वो मटेरियल मिसस्टेटेड था प्लस परवेसिव था, तो मेरे हिसाब से मॉडिफाई जाएगा। यहाँ पर मैं एडवर्स ओपिनियन दे के आऊंगा। ए और बी कह रहा है, ए और सी कहेंगे शांत हो जा भाई, इतना कोई एडवर्स नहीं था, ठीक है। एडवर्स तो ठीक है, मान ले कि ठीक है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट था लेकिन इतना परवेसिव नहीं था, हम क्वालिफाई करके आएंगे। उसने कहा नहीं ये परवेसिव है, मतलब ये पूरी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को होली इंपैक्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं, ए और सी कह रहे हैं नहीं ये होली नहीं कर रहा है, हम डिसएग्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बी अपनी एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। इसको मार्क कर लो, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट यहां बी अपनी देगा। मतलब ए और सी की एक अलग रिपोर्ट जाएगी, बी की यहां एक अलग रिपोर्ट जाएगी जो मेंबर्स के सामने पढ़ी जाएगी। यहां मेंबर्स वाली बात नहीं लिखी गई है, मैं बता रहा हूं वो। इसके अलावा ऑडिटर, अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजोरिटी। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि अब जॉइंट ऑडिटर में ऐसे नहीं होता, बी कह रहा है कि मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए। ए और सी कह रहे नहीं यहाँ तो बस मॉडिफाई तो होनी चाहिए बट क्वालिफाई ही जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो एडवर्स जानी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होगा कि चलो बी अकेला है, ए और सी दो लोग कह रहे हैं जानी चाहिए तो दोनों लोग मेजोरिटी में आ गए, जीत गए, यहाँ केस जीत गए और चलो अब तो मतलब वही शो करके आएंगे, अब बी की बात नहीं मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेजॉरिटी का यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बी कुछ और कह रहा है तो बी अपनी एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, अपनी ओपिनियन अलग से देकर आएगा। दैट्स इट। इसके अलावा एक फर्दर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल ऑल्सो मेक द रेफरेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब देखो, अब बी अपनी एक अलग रिपोर्ट लाया है, ठीक है, तो ए और सी को टू ऑडिट रिपोर्ट अदर जॉइंट ऑडिटर, सच रेफरेंस शैल बी मेड अंडर द हेडिंग OM पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। फर्दर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल ऑल्सो मेक रेफरेंस, जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट ला रहा है मतलब बी, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ना ये भी बता के आना पड़ेगा कि भैया हम जॉइंट ऑडिट कर रहे थे, और OM पैरा अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर एक एक्सप्लेनेशन देकर आएगा कि देखो मेरी बात यहाँ पर अदर जॉइंट ऑडिटर से डिफर करती है, इसलिए मैं अपनी एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ कहाँ मेरी बात डिफर करती है, उसकी वजह से मेरा ये ओपिनियन क्यों रहा है, वो आप अपने अदर मैटर पैराग्राफ में बता के आओगे। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो रीडर को, यूजर को रीडर को कैसे पता चलेगा कि आपने 2 ऑडिट रिपोर्ट क्यों साइन करी हैं। तो 2 ऑडिट रिपोर्ट अगर आई हैं तो उस बंदे के अलग, जो बंदा अलग से निकाल रहा है उसके OM पैराग्राफ को पढ़ के पता चलेगा कि हाँ इसने अलग से क्यों निकाली है, इसका ये मैटर था। तो इसलिए OM पैरा में वो दिखाता है। दैट इज दिस सिंपल। आपको इसमें कुछ रटने का जरूरत पड़ा? मैंने जो पढ़ाया वो लर्न हो गया ना। ऐसे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट था जो पेपर में न्यूमरस ऑफ टाइम्स लगा हुआ है, क्या इसमें कुछ रटने का जरूरत पड़ा? नहीं, जो मैंने पढ़ाया वो ईजी है। यहाँ केस स्टडी बन सकती थी इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया और आपको अच्छे से पढ़ाया। कुछ रटने का जरूरत है? कुछ रटने का जरूरत नहीं है, ये इतना ईजी है। इसके बाद यही चीज़ें रिपीट कर रखी हैं।
ठीक है। बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेशन, ये भी वही चीज़ है, सेम है, कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इसमें ना एक रिव्यू ऑफ द जॉइंट वर्क वाला नहीं है क्या, वेयर द फाइनेंशियल डन बाय वन जॉइंट ऑडिटर, द अदर जॉइंट ऑडिटर एंटाइटल्ड टू प्रोसीड द बेसिस ऑफ ऑडिटर कॉम्प्रोमाइज विद द ट्वेन फेयर व्यू ऑफ फेयर। हाँ, इन्होंने रिव्यू का अलग से नहीं दे रखा वैसे तो, डिस्कस ईच जॉइंट रिस्पेक्ट नहीं दे रखा है इन्होंने, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। वो लगता है ना पेपर में जब तुम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे और इसका वो पढ़ोगे ना, क्या नाम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे, मतलब जो केस स्टडी लगती है, तो इसके आंसर के साथ एक रिव्यू भी होगा, रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। तो क्या होता है उसमें, बस आपको ये लिखना होता है कि और जॉइंट ऑडिटर एक तरीके से रिव्यू भी करता है दूसरे वाले काम को, ठीक है। बस इतना ही लिखना है उसमें, ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको इजीली पढ़ के ही समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस तो बनती है इन चैप्टर्स की। इसके बाद है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो भाई जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होंगी तो वो अपने तुम बताकर आओगे, वो तो नॉर्मल सी है, इसको पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वरना पढ़ना चाहो तो वही मिलेगा आपको कि अपना क्या क्या चीज़ों में आपको क्या क्या लगता था, वो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी वो बता, वरना सच में इसकी नीड नहीं है, ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे 402 आ गया, लास्ट ऐसे है इस ऐसे का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।